नमस्कार, मैं हूं दिबांग और आप देख सकते हैं मैं इस समय यहाँ जंगल हैं चारों तरफ। छत्तीसगढ़ में हूँ। 40% जो राज्य का हिस्सा है उसमें जंगल हैं। मैं सही बता रहा हूँ? 40%? हाँ, 44%। 44%। ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे अच्छा इस बारे में और कौन जानता होगा। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप हमें समय दे रहे हैं इस बातचीत के लिए। अपनी जो बातचीत होगी, आपने बहुत सवाल के जवाब दिए होंगे राज्य की राजनीति पर, धान की खरीद पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लोग कुछ आपके निजी जीवन में एक तरह से झांकने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो सबसे कठिन सवाल आप पूछने वाले हैं। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि आपने सिगरेट पीनी कब छोड़ी थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपका बचपन रहा, कहाँ थे आप? हमारे पिताजी लोग 4 भाई थे जी। और घर का बंटवारा हुआ, उसी समय मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। अच्छा। 69 में। अच्छा। तो फिर मुझे गांव जाना पड़ा। गांव में वहाँ मेरी प्राइमरी और स्कूलिंग पूरी गांव में ही। गांव में ही हुई। हाँ, तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश। हाँ, प्राथमिक तो अपने गांव में ही रहा। हाँ। और लेकिन जब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पढ़ना हुआ, हायर सेकेंडरी, तब हमको वहाँ से 5 किलोमीटर दूर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल थे, वहाँ हमको जाना पड़ा। तो रोज़ हम 5 किलोमीटर जाते थे, 5 किलोमीटर वापस पैदल आते थे, क्योंकि हमारे गांव से स्कूल तक के 2 नाले बीच में पड़ते थे जी। और वो बरसात में तो चल ही नहीं पाते। दीपावली के बाद ही रास्ता खुलता था, तो हम लोग उसके से 3-4 महीने ही साइकिल में स्कूल जाते थे। बचत दिनों में हम लोग पैदल ही जाते थे। अच्छा। तो जाते हुए तरह तरह की शरारतें करते होंगे, 4-5 किलोमीटर जाना। हाँ, सड़कें तो थी नहीं, तो उसमें जो गड्ढे रहते थे, गड्ढे में पानी भरे रहते थे। बरसात हुई हाँ। तो उसको थोड़ा सा हम लोग पानी डाल के और थोड़ा चिकना करते थे। तो जो कूदते थे कई बार स्लिप होकर फिर उस गड्ढे में गिर जाते थे, पूरा कपड़ा और बस्ता भीग जाता था। फिर बच्चे वापस। हाँ। तो बहुत सारे लोग वापस भी हो जाते थे। स्कूल की छुट्टी। छुट्टी उस प्रकार से जी। बंक मारना हो तो उसी प्रकार से कर देते थे जी। कभी। अब जैसे अरहर के मेड़ों में अरहर बोया जाता है जी। तो हम लोग धीरे से, जब इन दिनों में अरहर के पौधे बड़े हो जाते थे, तो नीचे से अंदर से, ऊपर से मत दिखाई दे, और नीचे बांध देते थे। अच्छा। तो हाँ, तो अब सरपट तेजी से जाना है, स्कूल का टाइम हो रहा है, तेजी से गए तो फिर धड़ाम। तो इस प्रकार से शरारतें बचपन में। जी। करते फिर थे। आगे पढ़ाई कैसे हुई? आगे फिर रायपुर साइंस कॉलेज में आ गया। अच्छा। लेकिन वो पूरी नहीं हुई। फिर बाद में ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। जी। जी। और फिर खेती करना शुरू कर दिया। जी। तो जो एक गांव से एक लड़का आया हुआ है, साइंस कॉलेज में आ जाता है और शहर है पूरा, तो शुरुआत में मुश्किल हुई? नहीं, चूँकि मेरा गांव यहाँ से, रायपुर से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूरी पे है। जी। बहुत सारी रिश्तेदारी है, तो हम लोग बचपने से ही दीपावली की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में माँ के साथ, पिताजी के साथ हम लोग आते थे रिश्तेदारों घर में। तो रायपुर है, दुर्ग है, बिल्कुल देखा भाला है। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी कॉलेज में उस प्रकार से नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग परिचित भी मिल गए। अच्छा। एक वो बड़ी आपकी वो जो तस्वीर अभी पिछले दिनों वायरल हुई ना, वो कौन से एज पे थी? कौन सा? जब आप वो ऐसे छलांग लगाते थे? वो तो अभी भी है। अभी नहीं, वो बचपन में कब था वो तो शुरू, हर बच्चा गांव में इस प्रकार से। अच्छा, गाँव से है वो? हाँ, वो तालाब में, जैसे बरसात के दिन में, भादों में तालाब भर गया और चारों तरफ पार में आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो आम के पेड़ में चढ़ जाओ, उसी डंगाल से फिर तालाब में डाई मारो। अच्छा। तो उसके आप चैंपियन थे? हम, मैं जो वो वीडियो देख के बता रहा हूँ। हाँ, बचपने में ही जितना अच्छा बाकी लोग भी लगा रहे हैं उस वीडियो में अभी जो वायरल हुआ है जी, पर जिस सफाई से आप लगा रहे हैं जी, और जिस आपके जो चपलता शरीर की उसमें दिखाई दे रही है जी। तो बरसात हम लोग इंतजार करते कब तालाब भरे और हम लोग जाके आम के पेड़ में चढ़े और डंगाल से फिर तालाब में डाई मारे। तो वो बचपन से ही रहा है। शुरुआत में लोग बच्चों से पूछते ना, बेटा आगे चल के क्या बनोगे, पूछते थे आपसे? नहीं, शुरू से मेरा यही था कि मुझे किसान ही बनना है, खेती करना है। अच्छा। नौकरी नहीं करनी है। नौकरी नहीं करनी? ना। क्यों? गांव से लगाव रहा, शुरू से खेती किसानी में ही रहा। और दादाजी पिताजी के पास ज़मीनें बहुत थी। अच्छा। तो मैं बोला सब लोग नौकरी करेंगे तो खेती कौन करेगा। अच्छा। तो मेरे पास आजीविका के साधन तो हैं, मैं किसी एक नौजवान बेरोजगार जिसको जो ज़रूरतमंद है उसके हक क्यों मारूं। अच्छा।
ये भाव शुरू से हाँ, था? शुरू से रहा। अच्छा। और माता और पिता में किसके ज़्यादा आप करीब थे? निश्चित रूप से माँ के करीब तो सभी रहते हैं, हाँ। स्वाभाविक रूप से माँ के प्रति लगाव ज़्यादा रहा। और पिताजी? पिताजी से डायरेक्शन मिलता रहा। अच्छा। हाँ। कड़े स्वभाव के थे? सैद्धांतिक रहे। हाँ। अपने सैद्धांतिक रहे, मतलब जो बाप, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और जो पिताजी थोड़े से कड़े स्वभाव के होते हैं, अब ये तो कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, हाँ वो बड़े कड़े थे, बड़ा कान उमेटते थे, तो कहते बड़े सैद्धांतिक थे जी। कुछ ऐसे थे? काम मतलब ये है कि जितना खेती में हम लोग थे तो जितना एक लेबर काम करता था उतना हम लोग भी काम करते थे। अच्छा। हाँ, खेतों में, मशीन में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी थे और पंप भी, इलेक्ट्रिक पंप भी थे, तो उसके रिपेयरिंग करना है, सर्विस करना है, वो सब आप करते थे? वो सब लोग हम लोग काम हाथ से किया हुआ है। हाँ। फिर उधर से राजनीति की तरफ आप कैसे मुड़े और कब मुड़े? ये स्कूल के समय में ही, जब स्कूल में हमारे शिक्षक कम रहते थे तो हम लोग आंदोलन करते थे उस समय कि हमारे यहाँ टीचर दिया जाए। हाँ। तो वो आंदोलन हम लोग करते थे। अच्छा, कुछ स्कूल से ही? स्कूल से। गांव में सड़क नहीं था तो उसकी मांग हम लोग, कभी सांसद है, विधायक कभी आते तो उनसे भी मांग करते थे। हाँ। तो उस समय से, स्कूल के समय से थोड़े से राजनीतिक वातावरण तो घर में था ही। हाँ। तो समाजवादी लोगों के और जो सर्वोदय नेता है उन लोगों का आना जाना घर में रहता था। हाँ। तो उनसे बहुत सारी बातें, क्योंकि सर्वोदय का काफ़ी प्रभाव हमारे क्षेत्र में रहा है। हाँ। विनोबा जी पाटन विनोबा से जी का, अभी जी। पिताजी भी सर्वोदय में थे जी। तो सर्वोदय नेताओं का घर में आना जाना लगा रहा। तो वो सब उनकी जो चर्चाएं होती थी, हम लोग बच्चे थे तो उनके सेवा जतन करते हुए सुन लेते थे। भोजन परोसना है, पानी देना है, चाय देना है, उनके बिस्तर लगाना है, तो उस समय उनसे बात होती रहती तो सुनते रहते थे हम लोग। तो राजनीति उस प्रकार से धीरे धीरे। फिर ये कैसे तय हुआ कि मतलब जो समाजवादी विचारधारा है, सर्वोदय वाली बात है, वो तो काफ़ी अलग है कांग्रेस से, और वो कैसे आपने ये डिसाइड किया कि नहीं कांग्रेस की तरफ मुड़ते हैं? पिताजी समाजवादी थे। हाँ। समाज जनता पार्टी में थे। हाँ। चंद्रशेखर और ये स्वामी, ये लोग सब राष्ट्रीय नेता थे। हाँ। हाँ। जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ। तो इनके साथ ये लोग लगे रहते थे, तो देखते थे ये लोग आपस में लड़ लेते थे और फिर पार्टी तोड़ देते थे। अच्छा। तो जब मैं कॉलेज से निकल के गया तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा कि ये नेहरू जी के समाजवाद में और लोहिया जयप्रकाश नारायण के समाजवाद में बहुत ज़्यादा अंतर है क्या? हाँ। बोले समाजवाद तो समाजवाद है। हाँ। देखने के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अच्छा। समाजवाद, नेहरू समाजवाद या लोहिया समाजवाद में बहुत ज़्यादा अंतर हो, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। और वो लोग भी चूँकि जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी के साथ काम किए हुए हैं, तो उनसे कांग्रेस में विनोबा जी से मिलने तो लगातार नेहरू जी जाते थे, इंदिरा जी भी लगातार जाती थी। हाँ। तो वो प्रभाव तो समाजवाद का प्रभाव कांग्रेस से निकल के समाजवाद उसी के साथ साथ पला बढ़ा है जी। उसी से निकला हुआ है। ये सारे नेता तो पहले कांग्रेस में ही थे। अच्छा। तो उससे फिर मैंने जब सदस्यता ली तो कांग्रेस के लिए, कॉलेज से निकलने के बाद। तो हाँ, तो आपकी बात से जो एक बात बहुत साफ आ रही कि गांव का, ग्रामीण परिवेश का और किसानों का कैसा, कौन सी राजनीति सही रहेगी, उसका बड़ा ध्यान रहा आपको जी, बचपन से ही। और आगे जिस तरह से आपने जब चुनाव किया उसमें भी जी। तो आगे जब आप कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस तो उस समय वो वाली कांग्रेस नहीं थी, थोड़ी अलग कांग्रेस थी, उसमें फिर कैसे आपने अपने आप को ढाला? तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे धड़े हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कुछ शहरी परिवेश के हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, उसका अलग अलग उनकी समस्याएं हैं, उनके अलग दृष्टिकोण हैं। हम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कहा जाए तो वासुदेव चंद्राकर जी, जो लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी, विधायक भी रहे जी, चंदूलाल चंद्राकर जी पत्रकार भी, हाँ, हम लोग उसी के साथ जुड़े थे। चंदूलाल जी ने सबसे पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बनवाया, अर्जुन सिंह जी बोल के, और विधायक की टिकट भी उन्होंने दिलाई। तो हम लोग लगातार चंदूलाल जी के साथ रहे। तो चंदूलाल जी तो मतलब एक प्रकार से राजनीतिक संत थे। और उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, उन्होंने शादी भी नहीं की थी। जी जी। तो उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखा भी, समझा भी, और उन्हीं की लाइन में हम लोग चलने की कोशिश भी की। चंदूलाल चंद्राकर जी जी जी। उसके बाद आपको अगर आप राजनीतिक करियर को देखें तो एक बड़ा पुश कब मिला, एक बड़ा उछाल सा कब आया? पहली बात तो यह है कि जैसे
मैं ज्वाइन किया तब राजीव जी महामंत्री थे, हाँ और जब वो 91 में चुनाव जब हो रहा था, जब उनकी हत्या हुई, तब मैं ब्लॉक में युवा कांग्रेस में था। चंदूलाल जी चुनाव लड़ रहे थे और कुछ गांव की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। हाँ। और राजीव जी की शहादत के बाद फिर मेरे काम को देख के चंदूलाल जी ने फिर जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, और उसके बाद लगातार हम लोग विपक्ष में थे। उस समय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे, और लगातार दिग्विजय सिंह जी का आना और लगातार संघर्ष करना, आंदोलन करना, और ये 3 साल 90 से लेकर 93 तक के जो दौर रहा है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उसी समय वहाँ अयोध्या की भी घटना घटी जी, पूरे देश में एक अलग वातावरण था। ऐसे में हम लोगों को काम करना, और उस दौर में दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, माधवराव सिंधिया, श्रीनिवास तिवारी, इधर विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, चंदूलाल जी, सब बड़े नेता थे। और उसके बाद 93 में कांग्रेस की सरकार बनना, हाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य जी में बनना, हाँ उसमें फिर टिकट भी मिला। और वही पहला ब्रेक था जब विधानसभा में पहुँचे। हाँ और दिग्विजय सिंह के साथ करीब 7 साल हम लोग काम किए। 2000 में छत्तीसगढ़ बना, तो उसके दूसरे कार्यकाल में फिर मुझे मंत्री भी बनाया, अटेस्ट टू सीएम भी रखा, हाँ जी, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी दिया था मुझे। जी तो दिग्विजय सिंह जी ने काफ़ी मुझ पर विश्वास भी किया था। हाँ। और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, जोगी जी के साथ भी काम करने के 3 साल उनके साथ भी अवसर मिला। आपने उनके साथ और फिर उसके बाद फिर विपक्ष में आए। हाँ विपक्ष में आए तो फिर छत्तीसगढ़ बना था। हाँ। फिर छत्तीसगढ़ के दौरा करना, घूमना, समझना, अलग अलग समस्याओं को जानना, समझना। तो 2 लोगों के एक तरीके से नाम आ रहे हैं जो आपके, जिनसे आप काम किए, दिग्विजय सिंह जी और अजीत जोगी जी। क्या इनमें समानताएं थी और क्या खासियतें थी इनकी? दोनों में समानता ये थी कि दोनों बड़े कुशाग्र बुद्धि के हैं। अच्छा। और दोनों के स्मरण शक्ति बड़ा तेज। दिग्विजय सिंह जी आज भी 10 साल पहले किसी व्यक्ति से मिले और नाम 10 साल बाद भी वो नाम से ही पुकारते हैं। अच्छा। अभी मैं शादी में गया था 3 दिन पहले उनके साथ, हाँ बालाघाट किरनापुर विधानसभा में, तो वो सबको नाम से पुकार रहे थे। छत्तीसगढ़ भी आते हैं लगातार, वैसे आते रहते हैं, महीने 2 महीने में पहुँच ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ से उनका लगाव रहा। यहाँ भी उन कार्यकर्ताओं को अभी भी नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार से जोगी जी भी, हाँ उनके भी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहा और सबको बड़े नाम से पुकारते थे, जानते थे। हाँ तो ये और दोनों बहुत ही सक्रिय, बहुत जीवट, हाँ। बहुत मेहनती। हाँ दिग्विजय सिंह जी अभी 75 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। हाँ। जोगी जी भी जब एक्सीडेंट हुआ उसके पहले भी बहुत मेहनत करते थे, दौरा खूब करते थे, लोगों से मिलते थे। और एक्सीडेंट होने के बाद भी जो लोग बिस्तर में, आदमी ये सोचता है कि अब मौत आ जाए ज़्यादा बेहतर, लेकिन उस दौर में भी वो लगातार व्हील चेयर में भी वो पूरे प्रदेश का दौरा करते थे। ये बड़ी बात है। याददाश्त, अच्छी याददाश्त होना कितना ज़रूरी है राजनीति? राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी कार्यकर्ता को नहीं पहचाने हाँ। तो दुखी हो जाता है। हाँ और यदि नाम से पुकार लें तो खुश होता है कि मुझे आज भी वो नेता पहचानता है। पहचानते हैं। जी, तो आप लोग देख लीजिए, जो राजनीति करना चाहते हैं एक मंत्र बहुत बड़ा दे रहे हैं, किसी ने भी आपको शायद नहीं बताया होगा, याददाश्त अच्छी होना बहुत जरूरी। आपकी याददाश्त कैसी है? मेरी याददाश्त ठीक नहीं है। मैं जिन लोगों भूपेश जी, ऐसे मत बोलिए। जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं। अच्छा, उनके मुकाबले? हाँ, उनके मुकाबले मैं नहीं कह सकता। नहीं, पर आपकी भी याददाश्त अच्छी है, मैंने सुना है ऐसा। इसका टेस्ट होगा अभी आगे, एक मैंने टेस्ट रखा हुआ है इसका, जिससे पता चलेगा कि आपकी याददाश्त कैसी है। फिर आप एक तरीके से गांधी परिवार, शुरुआत में राहुल गांधी ने तो आप ये यहाँ जिम्मेदारी सौंपी, जी। वो आप सबसे बड़ी अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं? जी हाँ, प्रियंका, जो सोनिया जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो उनसे हम लोग मिलते रहते थे, और वो बड़े ममतामयी हैं सोनिया जी। हाँ बहुत ही स्नेह से बात करते थे और बड़े ध्यान से सुनती भी हैं अभी भी। हाँ। और उनका जैसे अभी जब मुख्यमंत्री बना, हाँ। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं सोनिया जी से मिलने गया, उन्होंने एक लाइन कही अच्छा कि भूपेश, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी पद को सिर में मत चढ़ने देना। हाँ, बात तो एक लाइन की है लेकिन बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर राहुल गांधी कैसे लगे आपको? राजीव गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी के इनमें- साथ तो खूब काम करने का मौका मिला मुझे। हाँ और जब वो महामंत्री बने, उपाध्यक्ष बने, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उस दौर में हम लोग, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना जी, तो हर 8-15 दिन में उनसे मुलाकात होती थी।
यहाँ के संगठन के मामले में, समस्याओं के मामले में, योजनाओं के बारे में हम लोग घंटों चर्चा करते थे। और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को तलाशने में राहुल जी का बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ दौरा भी हम लोगों ने खूब कराया, सड़क मार्ग से भी दौरा कराया, हेलीकॉप्टर से भी दौरा कराया, खूब दौरा उन्होंने किया छत्तीसगढ़ में, चप्पे चप्पे हो गए, तो उसका लाभ हमको मिला। हाँ, पर इस बीच में जो एक बड़ा बदलाव का ये जो दिखाई दिया जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से आज तक में, वो ये है कि आज की जो राजनीति है उसमें धर्म का छौंका बहुत लगता है। आपको ये एहसास होता है कि पहले के मुकाबले जब आपने शुरुआत की, जब आपके पिताजी किया करते थे उसके मुकाबले? जी, उस समय मुद्दों पे आधारित राजनीति होती थी। हाँ, अब धर्म के आधार पे राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वैचारिक रूप से खोखले हो रहे हैं। धर्म हाँ। हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा तो राजनीति क्षेत्र है। हाँ, धर्म तो धर्म गुरुओं का क्षेत्र है। हाँ, और उसका आड़ लेके आप भावनात्मक आप खेल खेलेंगे तो उसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। हाँ, यदि आपने धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे वोट दिया, हाँ, तो आपकी समस्याओं को तो उन्होंने कुछ छुआ नहीं, उसके हाँ। बारे में चर्चा की नहीं है, हाँ, और आपसे कोई वादा भी नहीं किया है, हाँ, तो उस समस्या का निदान कैसे होगा? हाँ, परेशानी यही है। हाँ, ये जो क्षेत्र है वो हमारे धर्म गुरुओं के, ऋषि मुनियों के, संतों का है, और उसको रहना चाहिए, और उसका समाज में बड़ा सम्मान है, क्योंकि समाज को दिशा देने का काम, समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, हाँ, ये देखने का काम हमारे धर्म गुरुओं का है, संतों महात्माओं को। वो अध्ययन करते रहते हैं, वो देखते भी हैं समाज में क्या घट रहा है और उसे दिशा क्या देना है, वो अध्ययन करते हैं, और वो हजारों साल से चला रहा है। अब उसके आप लाभ लेने का काम कर रहे हैं, कुछ सत्ता पा रहे हैं, तो उससे कोई समाज का भला नहीं होने वाला है। जी, ये बात अपनी, ये जो आपने सारा जो अपना राजनीतिक सफ़र है उसमें क्या आपको लगता है कि पैसा आज राजनीति में कितना ज़रूरी है? देखिए, पैसे ही यदि सब कुछ होता तो फिर तो उस पहले टाटा बिरला बन जाते प्रधानमंत्री, और अभी अडानी अंबानी बन जाते। पैसा की लिमिटेड है, मतलब आप पैसे के लिए आप मान लो कोई सभा कर रहे हैं तो कुर्सी लगाना है, टेंट लगाना है, माइक लगाना है, वो आप गाड़ी लगा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है। हाँ। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं तो विचारों से आप प्रभावित करिए, अपने व्यवहार से प्रभावित करिए। हाँ, लोगों से मिलकर उनको जोड़िए अपने साथ। जैसे पैसे से वोट खरीदना शुरू कर दिए, पैसे से आप पूरा मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो वो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक। एक बात और जो अगर आप देखें बदलावों की हम बात करें तो जो बड़ा एक बदलाव हुआ वो आज के दौर में जिस तरह से सोशल मीडिया ज़रूरी हो गया है राजनेताओं के लिए भी। एक ज़माने में लोग जाते नहीं थे ट्विटर पर और एक करते नहीं थे ये सब। ये आप एक बड़ा बदलाव देखते हैं, और इसको आप सकारात्मक बदलाव देखते हैं, नकारात्मक बदलाव देखते हैं, कैसे देखते हैं, या ये वक्त की बात है, ये वक्त ही वैसा है? देखिए, सोशल मीडिया जो है, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसमें तो केवल नकारात्मक बातें ज़्यादा फैलती हैं। हाँ, सकारात्मक चीज़ें कम स्प्रेड हो रही है जी, तो उससे नुकसान ही हो रहा है। हाँ, और उसके लिए वो जवाबदेही भी नहीं है। हाँ, जैसे मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसके लिए नियम बने हुए हैं, कानून बने, हालांकि उस कानून को कितना पालन कर रहे हैं एक अलग बात है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में उस प्रकार से कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। हाँ, दूसरी बात, सोशल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पता है कि एंकर ये है, ये संवाददाता है, ये संपादक है, हाँ, ये एंकर है, ये सब पता है। हाँ, सोशल मीडिया में ठीक कौन ग्रुप का है, किसको जानते हैं आप? हाँ, हाँ। जैसे तो आपको लगता है कि एक नेता के रूप में ये एक चुनौती है? हाँ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वसनीयता की जो बातें समाज में फैल रहा है और वो गलत बात फैल रहा है, वो बड़ा नुकसान है। सही बात है, अच्छी बात है, ज्ञानवर्धक है, समाज का भला होने वाला है, किसी व्यक्ति का भला होने वाला है, यदि ये बातें जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यदि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ रहे हो, धर्म के बात को आप गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हो, यदि राजनीतिक किसी के चरित्र हत्या करना हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन यदि आप उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो अभी वो दौर नहीं आया है, अभी तो केवल नकारात्मक बातें, नकारात्मक दौर है। अगर आज की राजनीति की बात करें और आज आप जहां जिस मुकाम पे खड़े हैं, तो बहुत एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपकी उत्तर प्रदेश की जी, और उसमें आप प्रियंका जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको प्रियंका गांधी को एनालाइज करना हो, किस तरह की नेता हैं वो, क्या हैं उनकी खासियतें? देखिए, मैंने तो राहुल जी के साथ लंबा समय काम किया है जी, और प्रियंका जी के साथ तो अभी यूपी में जुड़े गए हूँ, तब वो खुद उसे समझने, उसके साथ काम कर रहा हूँ तो अनुभव मिला, लेकिन बहुत मेहनती है। और दूसरा, उनका जो पहुँच है वो बहुत व्यवहारिक है और बहुत जल्दी घुल मिल जाती है लोगों से, और उसकी समस्याओं को समझ भी लेती है, उसको एड्रेस भी कर लेती है। तो जो एक जैसे घर में जैसे महिलाएं जो होती है और सबको साथ में लेकर चलती है, सबका ध्यान रखती है, घर के चाहे बड़े बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, सबका ख्याल रखती है, उसी प्रकार से प्रियंका जी में भी वो सारी बातें दिखाई पड़ती है जो एक जो घर के जो मुखिया है हाँ, उसको जो करना चाहिए, हाँ, सबकी देखभाल वो सब करती है। हाँ। ये बताइए कि अब आप यूपी की जिम्मेदारी आप पर है, आपको कभी ये ख्याल आता है कि जिसकी आप बात करते हैं कि एक गुजरात मॉडल तो ढूंढे नहीं मिल रहा कहाँ पर है, हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, अगर ये सफल हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि निजी तौर पर भूपेश बघेल के लिए और भी दरवाजे खोलेगा, दिल्ली का दरवाज़ा खुल सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मॉडल हमने तैयार किया है जी, वो राहुल जी के देख रेख में तैयार किया है। तो ये कांग्रेस का मॉडल है, भूपेश बघेल का मॉडल नहीं है। हाँ, कांग्रेस के सब साथियों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मिल के इसको तैयार किया है और हम लोग उस रास्ते पे चलते चलते एक सफलता की ओर बढ़े हैं। तो एक मॉडल है जो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम कर रहा है, हाँ, रोजगार परक है ये, हाँ, और शिक्षा स्वास्थ्य का भी है, सुरक्षा का भी है। तो एक भाईचारा का वातावरण छत्तीसगढ़ में, तो ये जो मॉडल है वो कांग्रेस का मॉडल है और इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो भूपेश बघेल की इसमें भूमिका नहीं है। हाँ, भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये भूपेश बघेल का मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडल है जो उस समय हम लोगों ने तैयार किया था। राहुल जी, जैसे मैंने बताया, राहुल जी लगातार दौरा करते रहे, वो हमेशा यही बोलते रहे कि सब वर्गों को लगना चाहिए कि सरकार मेरी सरकार है। हाँ, तो आज मुझे इस बात कहते हुए प्रसन्नता है कि चाहे यहाँ का आदिवासी हो, चाहे यहाँ का अनुसूचित जाति के लोग हों, यहाँ के किसान हों, चाहे मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे महिला हो, सबको लगता है ये सरकार मेरी है, चाहे उद्योगपति ही क्यों ना हो। कुछ और बातें हैं जो आपके बिल्कुल अंदर की बातें हैं। जी। भूपेश बघेल की खासियत क्या है? आप रसगुल्ला जब खाते हैं जी तो आपके रसगुल्ले में ट्विस्ट रहता है, आप उसमें नींबू निचोड़ते हैं, जी। और आपको क्या लगता है कि ईवीएम में क्या वाकई खेल हो जाता है? जय हो छत्तीसगढ़ मैया, मैया का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है छत्तीसगढ़। अर पापैरी के धार महानदी है अपार, महू पावे परां तोरे मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया।